आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे खूबसूरत अदाकारा माने जाने वाली मधुबाला की। वो मधुबाला जिन्हें देखते देखते शाकाहारी गोपी कृष्ण नॉनवेज खाना शुरू कर गए थे। वो मधुबाला जिनके बारे में शम्मी कपूर ने एक बार कहा था कि मैं ये जानता था कि मधुबाला किसी और के प्यार में हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत महिला कभी देखी नहीं थी। जी हाँ, ये बात शम्मी कपूर ने अपनी बायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में वीनस ऑफ द स्क्रीन यानी मधुबाला के लिए लिखी थी। ये मधुबाला की सुंदरता का ही जादू था कि शम्मी कपूर उन्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाए। मधुबाला की खूबसूरती का आलम यह था कि एक बार उनके डांस टीचर जो शुद्ध शाकाहारी थे, वो उन्हें देखते ही देखते नाश्ते में नॉनवेज भी खा गए। मधुबाला के लाखों चाहने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती ही कहा जाए कि उन्होंने जिसे भी चाहा उसका साथ उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। उनके पिता उनकी शादी दिलीप कुमार से कराने को राजी नहीं थे, लेकिन शादीशुदा कमाल अमरोही से वो उनका निकाह कराने को तैयार थे। कई बार दिल टूटने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में वो बीमार पड़ी तो किशोर कुमार ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया और महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं मधुबाला की 4 अधूरी प्रेम कहानियों, एक असफल शादी और उनके फिल्मी संघर्षों के बारे में। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। वो अपने पिता अताउल्लाह खां और मां आयशा बेगम की 11 संतानों में 5वीं संतान थीं। मधुबाला के पिता शुरुआती दिनों में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के साथ काम किया करते थे। इसके बाद उन्होंने पेशावर की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम किया, लेकिन कुछ दिनों में ही उन्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाना भी शुरू किया। एक दिन उनके पिता की मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई। पिता ने उन्हें अपने परिवार की सारी परेशानी बताई। तब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उनकी बेटी मधुबाला एक नायाब हीरा है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसका खूब नाम होगा। बाद में ज्योतिषी की बात सच साबित हुई। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों का एक प्रोग्राम आया करता था, जिसमें मधुबाला को भी जाने का मौका मिला। उस प्रोग्राम में बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नी लाल आए हुए थे। जब उनकी नजर बेबी मुमताज यानी मधुबाला पर पड़ी तो वो उनके मुरीद हो गए। उस वक्त बॉम्बे टॉकीज में फिल्म बसंत बनाने की तैयारी चल रही थी। इस फिल्म के लिए एक छोटी लड़की की तलाश थी। इस रोल के लिए चुन्नी लाल ने मधुबाला की मुलाकात टॉकीज की मालकिन देविका रानी से करवा दी। जब देविका रानी ने नन्ही मधुबाला को देखा तो वो भी उनकी दीवानी हो गईं। इसके बाद मधुबाला ने 1942 में रिलीज हुई फिल्म बसंत से अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया। मधुबाला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई सारी फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ गाना भी गाया था। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो उन्हें बेबी मुमताज के नाम से जाना जाता था। कम उम्र में ही मधुबाला को पहला प्यार हो गया था। जब वो दिल्ली में रहती थीं तो वहां पर रहने वाले लतीफ को वो पसंद करने लगीं, जो आगे चलकर एक IAS अधिकारी बने। जब लतीफ को पता चला कि मधुबाला को मुंबई शिफ्ट होना है तो वो बहुत दुखी हो गए। वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाएं। वहीं मधुबाला भी उनसे दूर नहीं होना चाहती थीं। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। इधर मुंबई आने के बाद मधुबाला फिल्मों में बिजी हो गईं, लेकिन लतीफ उन्हें कभी भूल नहीं पाए। कहा यह भी जाता है कि मधुबाला के निधन के बाद लतीफ उनकी कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाया करते थे और उस पर गुलाब का एक फूल रख कर आते थे। एक किस्सा ऐसा भी है जिसमें उनके 5 भाई बहनों की जलने से मौत हो गई। जी हाँ, मधुबाला का परिवार मुंबई के मालाड इलाके में रहता था। एक बार वो अपने पिता से जिद करके पास के सिनेमाघर में फिल्म देखने चली गईं। घर पर उनके 5 भाई बहन मौजूद थे और तभी वहां पर अचानक आग लग गई और उनका पूरा घर जल गया। इस हादसे में उनके 5 भाई बहनों की मौत हो गई। उस जमाने में तंगी का आलम ऐसा था कि पिता के पास बच्चों के कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। इन्हीं सब हादसों की वजह से छोटी उम्र में ही मधुबाला समझदार हो गईं और घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद उन्हें रंजीत फिल्म स्टूडियो में 300 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। इसके बाद मधुबाला फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ती चली गईं और महल, बादल, काली, बरसात की रात, नीलकमल ऐसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। कहते हैं उस जमाने में फिल्म बसंत में काम करने के लिए मधुबाला को 150 रुपए की फीस मिली थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें हॉलीवुड से भी फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। जी हाँ, एक्टिंग में मधुबाला इतनी माहिर थी कि विदेशों में भी उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी। एक बार हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कापरा ने मधुबाला को अपनी कुछ फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उनके पिता ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मधुबाला कांटा छुरी से खाना नहीं खा सकती, तो वो विदेशों में नहीं रह पाएंगी।
एक वक्त ऐसा भी आया जब शादीशुदा कमाल अमरोही से उनका रिश्ता रहा। जी हाँ, 1949 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म बनी महल। इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही थे। फिल्म के लिए पहले सुरैया को कास्ट किया जाना था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद लीड रोल में मधुबाला को चुना गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और कमाल अमरोही एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश भी थे। उन्होंने कहा कि अगर आगे चलकर ये दोनों शादी कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबाला उनकी दूसरी पत्नी बनकर रहें, लेकिन मधुबाला को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि वो अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती। उन्होंने कमाल अमरोही से अपनी पहली बीवी को तलाक देने को भी कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इस वजह से दोनों का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हिंदी सिनेमा की पहली एडल्ट सर्टिफिकेट वाली फिल्म में मधुबाला ही लीड रोल में थी। जी हाँ, फिल्म हंसते आंसू 1950 में रिलीज हुई थी। ये भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसे एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया था। इसमें लीड रोल में मधुबाला थी, लेकिन जब ये रिलीज हुई तो उन्हें ही इस फिल्म को देखने से रोक दिया गया। कहा गया कि वो अभी 17 साल की ही हैं, इसलिए एडल्ट सर्टिफिकेट वाली फिल्म नहीं देख सकती। एक बार मशहूर फोटोग्राफर भारत दौरे पर आए थे और तब उन्होंने मधुबाला को देखा तो उन्हें बिना बताए ही उनकी कई सारी तस्वीरें खींच लीं। उसके बाद उन फोटोज को अपनी मैगजीन में पब्लिश भी कर दिया। एक बार एक फोटोग्राफर ने मधुबाला की 12 तस्वीरें खींचकर उन्हें देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उन तस्वीरों को लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो बिना पैसे दिए उन तस्वीरों को नहीं लेंगी और फिर मधुबाला ने अपनी ही तस्वीरों के 1200 रुपए देकर उनसे वो तस्वीरें खरीदी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे पता चला कि मधुबाला के दिल में छेद है। असल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन मधुबाला को खून की उल्टियां हुई। धीरे धीरे ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। जांच के दौरान पता चला कि उनके दिल में बचपन से ही छेद था, जिसका इलाज उस दौर में संभव नहीं था। इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी, लेकिन वो फिल्मों में काम करती रहीं। इधर मधुबाला एक के बाद एक हिट फिल्में देती रहीं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बीमारी भी बढ़ती रही। एक किस्सा ऐसा भी है कि मधुबाला की कसम की वजह से प्रेमनाथ ने 14 सालों तक शराब नहीं पी। 1951 में रिलीज हुई बादल में मधुबाला प्रेमनाथ के साथ नजर आई थीं। शूटिंग के दौरान ही एक दिन मधुबाला प्रेमनाथ के मेकअप रूम में गईं और उन्हें लव लेटर और गुलाब दे दिया। तब प्रेमनाथ समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज ये गुलाब स्वीकार कर लें, वरना ये खत और फूल वापस कर दें। इस खत को पढ़कर प्रेमनाथ के होश उड़ गए। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने उन्हें प्रपोज किया है। उन्होंने खुशी खुशी उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया था कि जब किसी फिल्म का ऑफर प्रेमनाथ को आता तो वो सिर्फ मधुबाला से पूछकर ही फिल्में साइन करते थे। इसी वजह से मधुबाला ने प्रेमनाथ के सामने धर्म बदलकर शादी करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन प्रेमनाथ ने मना कर दिया। धर्म के कारण ही प्रेमनाथ उनसे शादी नहीं कर पाए और उस समय की टॉप एक्ट्रेस बीना रॉय से शादी कर ली। कहते हैं इस खबर से मधुबाला को गहरा सदमा लगा था। उन्होंने प्रेमनाथ से भी कह दिया, तुमने मेरा प्यार ठुकराया है, तुम भी प्यार को तरसते रहोगे। आखिरकार हुआ भी वही। प्रेमनाथ और बीना रॉय की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं रही। बाद में उन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो उन्होंने प्रेमनाथ को कसम दी कि वो शराब न पिएं। साथ ही ये भी कहा कि शराब पीने से अच्छा है कि वो उनका खून पी जाएं। मधुबाला की ये बात प्रेमनाथ के दिल को छू गई। उन्होंने 14 साल तक शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक किस्सा ऐसा भी है कि फिल्म साकी में मधुबाला को नृत्य सम्राट पंडित गोपी कृष्ण ने डांस सिखाया था। मधुबाला से उन्हें इश्क तो नहीं था, लेकिन वो भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक बार सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद मधुबाला ने उन्हें नाश्ता ऑफर किया। वो उनके इस ऑफर से इतना खुश हुए कि साथ में खाना खाने को तैयार हो गए। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि नाश्ते में क्या है। दोनों टेबल पर आमने सामने बैठ गए और बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इस दौरान गोपी कृष्ण मधुबाला को एक टक निहारते रहे और बिना खाने की ओर देखे खाते ही रहे। असल में वो नाश्ता नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन गोपी कृष्ण को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जब ये बात उन्हें पता चली कि वो नाश्ते में चिकन मटन खा चुके हैं तो वो बहुत परेशान हुए। मधुबाला को भी इस बात का बहुत मलाल रहा क्योंकि पंडित गोपी कृष्ण वेजिटेरियन थे। फिल्म मुगले आजम के लिए के आसिफ ने गोपी कृष्ण से सलाह मांगी थी कि क्या मधुबाला इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। उन्होंने इस काम के लिए गोपी कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि सिर्फ वो ही एक ऐसे शख्स थे जो मधुबाला के घर बेधड़क चले जाते थे। एक वजह ये भी थी कि मधुबाला के साथ उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया था। जब गोपी कृष्ण मुगले आजम का ऑफर लेकर आए तो मधुबाला के पिता ने इनकार कर दिया और कहा कि इतनी बड़ी फिल्म का ऑफर के आसिफ को खुद देने आना चाहिए था, ना कि गोपी कृष्ण को भेजना चाहिए था। हालांकि बाद में के आसिफ ने मधुबाला के पिता को मना लिया और उनकी बेटी को फिल्म में साइन भी कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला को सिर्फ मुगले आजम के लिए ही फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। अब बात करते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला के किस्से की।
दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगी। एक बार उन्होंने अपने करीबी मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप कुमार को खत के साथ एक गुलाब भी भेजा। खत में लिखा था, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तभी यह खत कबूल कीजिएगा, वरना इसे वापस भेज दीजिएगा। दिलीप कुमार ने खत को कबूल कर लिया और इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। 1955 में पहली बार फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों को साथ में पब्लिक स्पेस पर देखा गया। हालांकि ये आखिरी मौका भी था जब दोनों पब्लिक प्लेस पर एक साथ दिखे। खैर, इन दोनों का रिश्ता 9 साल में ही टूट गया। वजह ये थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करें। वो उनके हर काम में दखल देते थे। इसका जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में भी किया था। उन्होंने लिखा था, जब मेरी मधुबाला से उनके पिता अताउल्ला खान के बारे में बात हुई तो मैंने उन्हें साफ कर दिया कि काम करने का मेरा अपना अलग तरीका है। मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और उसमें अगर मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो भी मैं काम में कोई ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार की बात मधुबाला के पिता को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि वो बहुत घमंडी और अड़ियल हैं। मधुबाला भी अपने पिता की कोई बात टालती नहीं थी। एक दिन दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो रोने लगी। इस पर दिलीप कुमार ने कहा कि अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद सच में वो मधुबाला के पास कभी नहीं लौटे। फिल्म मुगले आजम में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार और मधुबाला को बहुत पसंद किया गया था, मगर शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि आज तो मेरा दिन बन गया, और ये बात उन्होंने मधुबाला को देखने के बाद कही थी। पेंगुइन इंडिया की किताब बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया में राज कपूर ने बताया था कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने एक बार जब शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखा था तो वो उनकी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आज तो मेरा दिन बन गया। फिल्म मुगले आजम का किस्सा ऐसा है कि इस फिल्म को बनने में 9 साल लगे थे। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन फिल्म का आखिरी कुछ हिस्सा दोनों के बीच उस वक्त फिल्माया गया जब दोनों अलग हो चुके थे और आपस में बात नहीं करते थे। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के लिए जब शीश महल का सेट बनवाया गया था तो कई लोग शूटिंग देखने पहुंचे थे। इनमें चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भी शामिल थे, जो कि खास तौर से मधुबाला का डांस देखने के लिए सेट पर पहुंचे थे। जब मधुबाला डांस की प्रैक्टिस करती थी तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी उन्हें देखने के लिए आया करते थे। मधुबाला पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं जिन्होंने किसी इंटरनेशनल मैगजीन के लिए फोटोशूट किया। ये फोटोशूट उन्होंने लाइफ मैगजीन के लिए करवाया था। 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार को उनकी बीमारी की जानकारी तो थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। शादी के बाद वो मधुबाला को लेकर लंदन गए, जहां पता चला कि वो सिर्फ 2 साल ही और जीवित रह पाएंगी। जब किशोर कुमार उनके साथ वापस मुंबई लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ दिया और कहा कि मैं काम की वजह से बहुत व्यस्त रहता हूं, तो मधुबाला की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो मधुबाला से मिलने आते थे, लेकिन 3-4 महीने में एक बार। जब मधुबाला को उनके पति की जरूरत सबसे ज्यादा थी तब वो उनके पास नहीं थे। मधुबाला की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उनके शरीर में अधिक खून बनता था, जिस वजह से वो नाक और मुंह से बाहर निकलता रहता था। घर पर डॉक्टर शरीर से खून निकालते थे। उन्हें फेफड़ों की बीमारी भी थी, इस वजह से उन्हें हर 4-5 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधुबाला लंबे समय तक बिस्तर पर रहीं। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थीं। खुद को देखकर वो हमेशा रोती थीं और कहती थीं, मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। इस वजह से वो मेकअप करके रहा करती थी ताकि उन्हें लगे कि वो ठीक हैं। उनके आखिरी समय में कुछ गिने चुने लोग ही उनसे मिलने आया करते थे। इनमें दिलीप कुमार का नाम भी शामिल था। जब एक बार दिलीप कुमार उनके घर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। दोनों ने घंटों बातें की। फिर मधुबाला ने उन्हें सायरा बानो के साथ शादी करने पर कहा, मैं खुश हूं, मेरे शहजादे को शहजादी मिल गई। बातों ही बातों में मधुबाला ने दिलीप कुमार से पूछा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ फिल्म में काम करोगे? इस पर उन्होंने कहा, बिल्कुल, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ फिल्में जरूर करूंगा। इसके बाद न तो मधुबाला कभी ठीक हुई और ना ही दिलीप कुमार के साथ फिल्में कर पाई। आखिरकार बीमारी की वजह से मधुबाला का 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में ही निधन हो गया।